अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन और नाज़रीन 5 बज चुके हैं। आई एम श्योर आपके भी किचन में हैपनिंग होगी। हुमा आज क्या बना रही हैं? और जो हमारी गुड मॉर्निंग कहने वाली आदत है वो आपने इवनिंग में आज मॉर्निंग कह दी है। बिल्कुल, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है मॉर्निंग शो कर करके गुड मॉर्निंग। वैसे आई वाज सो डेड इन ब्रेक। मैं यही अनवार से कह रही थी कि अब 21वां रोजा है और एनर्जी भी आहिस्ता बिल्कुल डाउन हो रही है। तो किचन में आपको लिए चलते नहीं हो पाकिस्तान के और हुमा से पूछते हैं कि वो आज हमारे लिए तारी में क्या बना रही हैं। जी हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज एक डालडा की बहुत ही मज़े की रेसिपी है मेरे पास, जिसमें डालडा कुकिंग ऑयल के साथ मैं मिनी कबाब्स बना रही हूँ और पास्ता बन रहा है साथ। तो मिनी कबाब्स विद पास्ता बन रहे हैं जी आज डालडा के किचन में। और जब भी डालडा की बात आती है तो जहाँ मामता वहाँ डालडा, और ना बदला ज़माना और ना बदला डालडा, क्योंकि पिछले 80 सालों से जो है माओं का भरोसा जीता हुआ है जी डालडा ने। और इस रमज़ान अपने सार्फिन के लिए एक बहुत प्यारा तोहफा लेके आया है डालडा। बहुत प्यारी जो है पैकिंग उसकी शक्ल में, और ये बड़ी मुनफरिद सी जो है पैकिंग रेंज उसमें डालडा दस्तयाब है। और क्वालिटी पे आपको पता है कोई कॉम्प्रोमाइज, दैट्स अमेजिंग। तो हुमा, ये कबाब विद पास्ता, ये कॉम्बिनेशन क्या है आज का? मुझे बड़ा अच्छा ये कॉम्बिनेशन इसलिए लगा कि मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ जो है जिद्दत आ रही है हर चीज़ में। तो मुझे ये रेसिपी देख के इस तरह लग रहा था कि जिस तरह हम लोग कबाब बनाते हैं, नॉर्मली शामी कबाब बनाते हैं, और माँ की कोशिश होती है कि फुल ऑफ जो है न्यूट्रिएंट है उसके अंदर कंप्लीट, तो उसके साथ कोई बच्चे ऐसी चीज़ चाहते हैं कि जो उनकी पसंद की हो। और पास्ता मुझे लगता है हर बच्चे की, हर घर के हर बच्चे की, बड़े छोटे की पसंद है। तो ये बड़ा मज़े का कॉम्बो होगा, और इसकी सॉस बड़े मज़े की है। मैं रेसिपी थोड़ी देर में शेयर करूँ। ठीक हो गया। आज सुपीरियर स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स से हमें अहमद ने भी ज्वाइन किया है, जो कि हेल्प करेंगे हुमा की आज की सारी तैयारियों में। अहमद, आज क्या हेल्प आउट करने जा रहे हैं और आपको खुद पास्ता कितना पसंद है? पास्ता सबको पसंद है। ये क्वेश्चन थोड़ा साइड पे हो जाता है। पास्ता सबकी पसंद है, वो हेल्प में साथ साथ करूंगा। वैसे भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अभी तक आए हैं, सबको तकरीबन जंक फूड ही पसंद है। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब एक बड़ा अहम सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम बात करेंगे लाहौर के शौकत खानम हॉस्पिटल की, जिसकी बुनियाद रखी गई 29 दिसंबर 1994 को। और शौकत खानम हॉस्पिटल ने अपने दरवाजे तमाम मरीजों के लिए खोले, और फिर ये जर्नी इस तरह से बढ़ी फिर ये बढ़ती ही चली गई। और उस वक्त से आज तक जो खिदमत का सफर है ये नहीं रुका है, बल्कि वक्त के साथ साथ जो और लोग हैं वो भी इस मिशन का हिस्सा बनते गए। ये सिलसिला आगे बढ़ा और मार्च 2011 में पेशावर में दूसरे शौकत खानम हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई, जो 29 दिसंबर 2015 को पाया तकमील तक। बिल्कुल। और इस वक्त पाकिस्तान के तीसरे और सबसे बड़े शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर भी तेजी से जारी है, जिसकी तकमील दिसंबर 2023 तक जाने की बात की जा रही है। और यहाँ तमाम मरीजों को इस बात से कतई नज़र किया कि वो इलाज के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो कैंसर के इलाज की जदीद तरीन सहूलियात हैं वो बिला इम्तियाज़ यहाँ पर फराहम की जाती हैं। और हमें डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, जो कि लाहौर और पेशावर पाकिस्तान में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर्स के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हमें आज शो में ज्वाइन किया है। उनसे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अभी इंतज़ार तो ये किया जा रहा है कि कराची में भी जल्द अज जल्द इसकी तकमील हो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही बड़े अभी तक 2 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कैंसर को उस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा, लाहौर में 1994 में खुला, फिर 2015 में पेशावर में। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 लाख कैंसर के केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं, और 2 या 3 हॉस्पिटल्स में भी हम सारे कैंसर्स को तो नहीं ट्रीट कर सकते। लाहौर में तकरीबन 30% जो मरीज़ थे वो KPK और अफ़गानिस्तान से आते थे, इसलिए हमने दूसरा हस्पताल पेशावर में खोला। और क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ हैं और क्योंकि हम अपनी सर्विसेज एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो अब कराची में हम खोल रहे हैं, जो ना सिर्फ कराची को बल्कि पूरे सिंध को और जनूबी बलोचिस्तान के मरीजों को भी उसी स्टैंडर्ड की केयर प्रोवाइड कर सकेगा। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है शौकत खानम हॉस्पिटल पर, और अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में, अपना इलाज करवाते हैं, कैंसर फ्री होकर यहाँ से जाते हैं। पेशावर के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर भी आई एम श्योर के जो खैबर के जो इलाके हैं वहाँ से लोग वहाँ पर पहुँचते होंगे। उतना ही फाल है शौकत खानम हॉस्पिटल जितना कि लाहौर में है? जी बिल्कुल। लाहौर में ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से अभी भी लोग आते हैं। पेशावर में भी ज़्यादातर KPK से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं। पर हमने ताकि हम अपनी सर्विसेज इक्वली प्रोवाइड कर सकें, हम प्रेफरेंशली इस्लामाबाद और उससे ऊपर जो इलाके हैं पंजाब के भी,
उनको भी प्रेफर करते हैं कि अगर वो पेशावर में जाके ट्रीटमेंट अवेल कर सकें, क्योंकि जर्नी टाइम कम है। कैंसर का इलाज बड़ा लंबा है, कई दफ़ा आपको आना पड़ता है, कई महीने तक आना पड़ता है, तो ट्रैवल टाइम, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें भी मरीज़ों को सोचनी होती हैं। हमारी जो इस साल की थीम है ज़कात कैंपेन की, वो भी ये है कि हेल्प अस ईज द बर्डन ऑफ कैंसर। कि कैंसर ना सिर्फ मरीज़ को जो तकलीफ होती है, जो ऑब्वियस चीज़ है वो है, पर पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। इससे उनको अक्सर लोगों को अपनी नौकरी छोड़ के आना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए घर किराए पे लेना पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही रही है कि कैंसर लोगों के घर के करीब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की। कैंसर का जिक्र करते हैं, कैंसर के बारे में बात करते हैं, तो अल्लाह ताला हर इंसान को इस मर्ज से महफूज रखे और किसी को भी वो ना हो। लेकिन जब भी किसी को खुदा ना खास्ता डायग्नोज होता है तो मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। शौकत खानम हॉस्पिटल में क्या प्रोसीजर है, कोई थेरेपीज भी दी जाती हैं? क्योंकि जब कैंसर का सुनते हैं, चूंकि एक जानलेवा मर्ज है, तो पहले ही आपकी जो विल पावर है वो बहुत डाउन हो जाती है, फैमिली भी एक ट्रॉमा में चली जाती है। तो डू यू बिलीव कि थेरेपीज का भी थोड़ा सा हमें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में काउंसलिंग उस तरह से नहीं की जाती है, बट आप क्योंकि इस फील्ड में है तो आपको लगता है ये होना चाहिए? होना चाहिए, और हम शौकत खानम में करते भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि कैंसर का इलाज बस कीमोथेरेपी से, सर्जरी से और बिजली की शुआओं से होता है, पर बाकी जो एंसिलरी हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है जब लोगों की सर्जरी होती है, फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद उनकी मोबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। न्यूट्रिशन, जो खुराक का इंतज़ाम है, तो हमारे पास ट्रेन डाइटिशियंस हैं जो मरीज़ों को एडवाइस करते हैं कि वो कौन सी खुराक खाएँ, उनके लिए कौन सी फ़ायदेमंद होगी। एंड काउंसलिंग की जो आपने बात की, सो साइकोलॉजिस्ट हमारे फुल टाइम हैं, साइकाइट्रिस्ट भी ऑन स्टाफ हैं, और ये अवेलेबल है ना सिर्फ मरीज़ों के लिए बल्कि स्टाफ के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेज को भी बर्न आउट का रिस्क होता है बार बार कैंसर के पेशेंट्स की और उनकी सफरिंग देखते हुए। और ख़ासतौर पे 11% हमारे मरीज़ जो हैं वो बच्चे होते हैं। तो बच्चे तो अक्सर एक्चुअली बड़े अच्छा टॉलरेट करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन उनके पेरेंट्स पे बड़ा स्ट्रेस होता है, तो हम उनके पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनकी भी मदद की। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अगर अभी हम बात करें तो पाकिस्तान में अभी कैंसर की क्या सिचुएशन है, क्या नंबर्स हैं, कितने अलार्मिंग वो नंबर्स हैं? सेकेंडली, फिर उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल अप टू डेटेड है? तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2.25 लाख कैंसर केसेस डायग्नोज होते हैं हर साल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर सारे मिला के, ठीक है, बड़ों में भी बच्चों में भी मिला के। अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट स्टेज पे अक्सर लोग प्रेजेंट करते हैं, जबकि कोई ऐसी बीमारी जो अर्ली स्टेज में बिल्कुल काबिल इलाज होती है, लेट स्टेज में आप वही बीमारी के साथ प्रेजेंट करें तो वो नाकाबिल इलाज होता है। ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स अभी भी बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है टेस्टिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, लोग खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते। ख़वातीन में छाती का कैंसर बहुत कॉमन है, और वो उसमें वो एम्बैरसमेंट, शर्माते हैं मरीज ख़वातीन टेस्ट करवाते हुए। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से लेट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहरहाल जब हमारे पास आते हैं मरीज़ तो स्टेज बाय स्टेज हमने ये पब्लिश भी किया है डेटा कि स्टेज बाय स्टेज सर्वाइवल हमारे यहाँ शौकत खानम में वही है जो वेस्ट में है। डिफरेंस ये है कि वेस्ट में ज़्यादातर लोग सर्वाइव इसलिए करते हैं क्योंकि वो अर्ली स्टेज में आते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि लेट स्टेज में आते हैं तो ओवरऑल सर्वाइवल कम होती है, लेकिन स्टेज बाय स्टेज वही है, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ट्रीट करते हैं और कोई फर्क नहीं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कैंसर्स का नंबर, आई एम श्योर मैं आपसे वो फैक्ट्स भी जानूंगी, जो कि बहुत नंबर बढ़ रहा है, स्टैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम देखने को मिल रहे हैं। तो मैं रीजंस पर तो बात करूंगी प्रोग्राम के एंड पे, लेकिन मैं कराची के हवाले से ज़रूर अभी जानना चाहूंगी कि शौकत खानम अस्पताल कराची का साइज़ और जो मतवक्की गुंजाइश है वो कितनी है, वो डिटेल्स मैं ज़रूर चाहूँगी आप शेयर करें। तो ये हमारा तीसरा हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। लाहौर से एग्जैक्टली डबल है ये साइज़ में। लाहौर 5 लाख स्क्वायर फुट पे तामीर किया गया है, ये 10 लाख पे बन रहा है, ठीक है, और ना सिर्फ साइज़ बल्कि जो फैसिलिटीज़ हैं अंदर वो भी दुगनी हैं। तो लाहौर में हमारे पास 5 रेडिएशन की मशीन्स हैं, 10 होंगी। लाहौर में 8 ऑपरेटिंग रूम्स हैं, वहाँ 10 वहाँ 16 हैं, ठीक है। लाहौर में 200 बेड हैं, वहाँ 400 से ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि शौकत खानम और JCI की एक्रीडेशन के बारे में काफ़ी बहस हुई है, और क्या आप सामीन को बता सकते हैं कि जो JCI एंटरप्राइज ने पिछले साल SKMT एक्रीडेशन किया वो असल में क्या है? जी शुक्रिया। सो जॉइंट कमीशन एक यूनाइटेड स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ के तमाम हॉस्पिटल्स को इवेल्युएट, ऑडिट करती है और क्रेडिट करती है। उसके बगैर वो फंक्शन नहीं कर सकते। उनकी इंटरनेशनल आर्म है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे बाहर के मुल्कों में भी असेस करती है हॉस्पिटल्स को।
तो 2018 और 19 में हमारे लाहौर और पेशावर के हॉस्पिटल्स उन्होंने एक्रेडिट किए थे, और ये 3 साल की साइकिल है, तो हर 3 साल बाद आपको दोबारा करना पड़ता है। उन्होंने नया एक सिस्टम में शुरू किया है दुनिया भर में, कॉल्ड एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन। वो हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। 2 हमारे हॉस्पिटल हैं, तीसरा बन रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वॉक इन क्लिनिक्स हैं। तो ये सिस्टम है कि वो एक लंबा ऑडिट करते हैं, 3 हफ्ते का उन्होंने हमारा ऑडिट किया पूरे मुल्क में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, और सारे सिस्टम्स को एक साथ इवैल्यूएट करते हैं, और उसकी हमें एक्रेडिटेशन उन्होंने दी। और जब हमें ये मिली सितंबर में, तो दुनिया में हम दूसरे अस्पताल थे जिसको ये मिला था, और पाकिस्तान में अभी भी हम वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये एक्रेडिटेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह के वी ऑल नो कि शौकत खानम हॉस्पिटल डिजर्विंग लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करता है और पाकिस्तान का नंबर 1 कैंसर हॉस्पिटल है, कौन से ऐसे क्या आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई और दूसरा हॉस्पिटल अभी तक इस लेवल पर नहीं पहुंच सका या इस मयार का नहीं बन सका जो फुटस्टेप्स आई एम श्योर कि जिस तरह से आपके असूल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे कई जगह पे अच्छी केयर प्रोवाइड की जा रही है, ऐसी बात नहीं है कि शौकत खानम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल बनाना हमेशा आसान होता है, उसको चलाना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। कैंसर का इलाज ख़ास तौर पे बहुत लंबा है और बहुत महंगा है। तो हमारी आई थिंक रीज़न फॉर सक्सेस ये है कि लोगों को ट्रस्ट है हमारे कि हम जो कहते हैं वो वाकई करते हैं, कि वाकई 75% मरीज़ लाहौर में, पेशावर में और इंशाल्लाह कराची में बिल्कुल फ्री ट्रीट किए जाते हैं। क्योंकि लोग ये ट्रस्ट करते हैं, तो वो हर साल पिछले साल से ज़्यादा हमें ज़कात और अतियात देते हैं, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा हम मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज करते हैं। ठीक है, तो 75% आप बता रहे हैं कि रेशो है जहां पर पैसे नहीं लिए जाते, फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फिर इनकी सिलेक्शन कैसे होती है? बड़ा मुश्किल मरहला है ये। जी बिल्कुल। तो हमारे पास तकरीबन 45,000 मरीज़ आते हैं हर साल, हमारे जो वॉक इन क्लिनिक्स हैं लाहौर, पेशावर और कराची में। ओके। उसमें से हमने पिछले साल 13,500 के करीब नए पेशेंट्स एक्सेप्ट किए ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा 35,000 तकरीबन फॉलो अप पे होते हैं, वो भी सिस्टम में होते हैं। हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि क्योंकि ज़कात से हम ट्रीट कर रहे हैं, और ज़कात बड़ी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको सही तरह खर्चा जाए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए जिनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। ठीक है। जिनका मुकम्मल इलाज हो सके, वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो बाय एंड लार्ज अर्लियर स्टेज पे यंगर पेशेंट्स, वो वाले कैंसर्स जिनके लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, दवाइयाँ हैं, मशीनें हैं, डॉक्टर्स हैं, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो ट्रीटेबल भी है बट दवाई नहीं है। तो ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब पेशेंट एक्सेप्ट हो जाए तो फिर उनकी सारी ट्रीटमेंट होती है। अगर उनकी खुदा न खास्ता ट्रीटमेंट ना रिस्पॉन्ड करे, वो एडवांस स्टेज में चले जाएं, तो फिर भी उनको ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, लोग SKMT को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? सालाना कितने फंड्स की ज़रूरत होती है? प्लस रमज़ान का महीना है, आप कोई मैसेज, कोई पैगाम भी देना चाहेंगे देखने वालों को, सुनने वालों को? तो इस साल हमारा बजट 39 बिलियन रुपीज़ है। ये अमूमन से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से 16 अरब सिर्फ कराची की जो कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग का काम है उसके लिए। बाकी दोनों अस्पतालों को चलाने के लिए तकरीबन 23 अरब रुपए की ज़रूरत है, और हर साल इसमें तकरीबन 60% जो है ज़कात और अतियात से। तो हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं, बट आप ऑनलाइन बैंकिंग से दे सकते हैं, किसी भी बैंक ब्रांच में जाके पैसे या कैश या चेक जमा करा सकते हैं। 0800-11-555 पे अगर फ़ोन करें तो हमारे नुमाइंदे आके आपके घर से भी ले सकते हैं। ठीक है। बाकी बैंकिंग एप्स हैं, 770 पे एक ब्लैंक SMS भेजें तो 20 रुपए शौकत खानम को दे सकते हैं। और ये सारे तरीके हमारी तो शौकत खानम के लिए जितने भी महसूलात हैं उसकी वसूली का जो अहम ज़राए हैं वो फिर यही हैं या कोई और भी ज़रिया है फंड्स के लिए? तो इसके जैसे मैंने कहा 60% तकरीबन डोनेशन हैं। ठीक है। 40 से 45% हम खुद जनरेट करते हैं। ठीक है। 25% मरीज पे करते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, और बाकी हमारे में लेबोरेटरी कलेक्शन सेंटर्स का नेटवर्क है। ओके। वहाँ कोई भी जाके पेमेंट पे टेस्ट करा सकता है, और जो उससे जो मुनाफा आता है उससे मुस्तहक मरीजों का इलाज होता है, और जो एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन का काम है वो होता है, क्योंकि ज़कात सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्च। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। देवदास। मन कुंतु मौला फालिउल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आज यौम शहादत है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि चचा ज़ाद भाई और दामाद थे, फातेह खैबर थे और उम्मत मुस्लिमा के खलीफा राशिद। हज़रत अली 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्का में पैदा हुए और आपका शुमार इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन अफराद में होता है। हज़रत अली की इम्तियाज़ी सिफ़ात और ख़िदमात की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और अपने कौल और फ़ेल से उनकी खूबियों को भी ज़ाहिर करते रहते थे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा गज़नफ़र रज़ा मशहदी साहब, उनसे हम बात करेंगे। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से अगर बात करें, बहुत सी अहादीस भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनका मर्तबा है, जो उनके फ़ज़ाइल हैं, वो ख़ुद बहुत दफ़ा बयान किए हैं। इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। फ़ज़ाइल के हवाले से मशहूर अहदीस में एक हदीस है कि जिसके लिए पाक रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, लौ कानल बहरु मिदादन वल अशजारु अक़लामन वल जिन्नो वल इंसु कुत्ताबन मा ला युहसी फ़ज़ाइलो। कि आली, अगर ज़माने के समंदर स्याही बन जाए और ज़माने के दरख्त की कलमें बना ली जाएँ और तेरे फ़ज़ाइल लिखने बैठ जाएँ तो कलमें टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, समंदर सूख जाएंगे, लेकिन तेरे फ़ज़ाइल वाली किताब मुकम्मल नहीं हो सकती। यानी ये रसूलुल्लाह की और जो मशहूर ज़माना हदीस है कि अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और ये इतनी मशहूर ज़माना है कि अल्लामा मअबदी बरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने इस बारे में फरमाया, लिखा कि ये फ़जीलत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की। वो कहते हैं कि कोई बंदा ख्वाब में कहे कि मैंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है और सिर्फ ये कहे कि मैंने अकेले रसूल की ज़ियारत की है तो वो झूठा है। तो क्या क्यों? उसने कहा चूँकि जो बंदा भी शहर तक पहुँचना चाहता है तो पहले उसे दरवाजे तक पहुँचना होगा। अगर उसने पहले अली की ज़ियारत नहीं की तो उसे रसूलुल्लाह की ज़ियारत नहीं हो सकती। और इसीलिए कुरान भी इरशाद फरमा रहा है कि हमने ज़माने में जिसको भी फ़जीलत दी है वो इल्म की बना पे। और मौला अली शेर खुदा वो कमाल शिश जिहात आयना सिफ़ात हैं कि जिस सिफत की तरफ भी हम देखें, अगर इल्म में देखें तो आज तक रूए ज़मीं पे किसी ने ये दावा नहीं किया सलोनी सलोनी क़ब्ल अन तुफ़क़िदूनी, सिवाय मेरे मौला अमीर कायनात के। और वो इल्म जो फरमाते थे इन्नी आलमु मिन तुरुक़िल अर्ज़ खैर मिन तुरुक़िस समा, कि मैं ज़मीन के रास्तों से आसमान के रास्ते ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। और यहाँ पे तो अब साइंसदानों ने इस बात का अफसोस किया कि काश उस वक्त कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जो पूछ लेता, या अली अगर आसमानों पे जाया जाए तो कैसे जाया जा सकता है, आप हमें बतलाते। उस वक्त किसी ने सवाल नहीं किया। हमें इतने ही देर लग गई कि आसमान तक पहुँचते पहुँचते कि जो बंदा ये कह रहा है कि मैं ज़मीन से आसमानों के तुरुक, आसमानों के रास्ते ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। और जुर्दाक बड़ी खूबसूरत बात की है उसने इल्म अमीरुल मोमिनीन के हवाले से। कहते हैं कि शिश जिहाद, जैसे मैंने बात की कि फसाहत में देखा जाए तो अफसाउल अरब कहा जाता है, शुजाअत में देखा जाए तो अशजाउल अरब कहा जाता है। अरीब इस्लाम की अक्सर जंगें ऐसी हैं कि जिनका सेहरा फतह का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के सर पे है। फातेह खैबर करार पाए। और जी फातेह खैबर में आप देखें कि ये कितना बड़ा बाब है। और शुजाअत की आप बात कर रहे हैं, शेर खुदा कहा गया, हैदर इकरार कहा गया। तभी तो जो मलून था इब्ने मलजम, उसने पीछे से वार किया, जिसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो आपके सामने आके आपको वार करता, पीछे से कायरों की तरह सर पर वार किया। अच्छा, हम इस घराने का भी अगर तस्करा करें तो इस घराने से मोहब्बत हम पर फर्ज है। हमारा ईमान तो मुकम्मल नहीं होता अगर हम इनसे मोहब्बत ना करें या उसमें कोई कमी पेशी रह जाए। इससे मजलूम घराना कोई मिलता है दुनिया में, किसी तारीख में, किसी मजहब में मिलता है? मौला कायनात की बात कर रहे हैं, आपको शहादत का रुतबा मिला। इमाम हसन करबला का वाकया जो है वो दुनिया की तारीख में अपने आप में कितनी अहमियत का हामिल है। देखिए जी, शहादत तो कुरान भी इस बारे में इरशाद फरमा रहा है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। देखें, शहादत इतना बड़ा रुतबा है कि जो बंदे शहीद हो जाते हैं, जो शख्सियात दुनिया से चली जाती हैं, तो तुम उनको मुर्दा ना कहो। तुम्हारे मुर्दा हैं, लेकिन जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया है। और अरब का एक माकूला है, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही,
کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور شہادت تو ان کے گھرانے کا ورثہ ہے کہ امیر المومنین نے شہادت پائی تو امام حسن بادشاہ نے بھی شہادت پائی، مولا حسین بادشاہ نے بھی شہادت پائی، اور دیکھیں ان کے گھرانے کا، اور بلکہ معصوم فرماتے ہیں ما منا الا مسموم او مقتول، ہم 14 معصومین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یا جسے زہر دے کے شہید کیا گیا ہو یا اسے خنجر کے ساتھ قتل کیا گیا ہو، یعنی یہ ان کا وراثت ہے، یہ ان کا ورثہ ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ جو کائنات عالم کے ظلم برداشت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا، میں جب بھی ہوتا ہوں مظلوم کے ساتھ ہوتا ہوں، اور ظالموں پہ اللہ کی لعنت اللہ ہے القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت ہے اور ظالمین پہ لعنت ہے۔ اب یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کے ساتھ خدا دکھائی دیتا ہے، یعنی مظلوم گھرانہ بھی ہے اور عادل گھرانہ بھی ہے، اور دیکھیں اتنا عادل کہ میں انشاءاللہ عدل امیر المومنین پہ بھی بات کروں گا کہ دنیا سے جاتے ہوئے مولا علی بادشاہ کا فرمان تھا کہ 2 حسرتیں میرے دل میں رہ گئی، جتنا بڑا میں عادل تھا کہ دیکھیں ہر حکومت کی مخالفت مولا فرماتے ہیں۔ جتنی بھی گفتگو کریں اس خوبصورت شخصیت کے جتنے بھی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں وہ بہت کم ہے۔ بہت شکریہ علامہ غضنفر رضا ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ پروگرام میں بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب آپ کو لیے چلیں گے نیو پاکستان کے کچن میں جہاں پر ہما ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ڈش جو ہے ہماری وہ تیار ہو چکی ہے۔ بالکل ڈش تیار ہو چکی ہے، اور جب ڈالڈا میں بنی ہے اتنے مزے کے منی کبابز بنائے میں نے ود پاستا، تو میں جلدی سے اس کی ریسپی نبیہ شیئر کروں گی۔ کباب بنانے کے لیے آپ نے چنے کی دال لے لینی ہے اور چکن لے لینا ہے، بالکل ویسے ہی کباب آپ نے بنا لینے ہیں جس طرح آپ شامی کباب بناتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک تڑکا لگانا ہے آپ نے وہ ایک چٹنی کا لگانا ہے، اور اس چٹنی کے لیے آپ نے دھنیا پودینے اور ہری مرچ کے علاوہ تھوڑا سا کریش جو ہے کوکونٹ ایڈ کرنا ہے، اور کریش کوکونٹ، ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ، اس کی چٹنی بنا لینی ہے۔ 2 چمچ کے قریب آپ نے اس مکسچر میں، کباب کے مکسچر میں ایڈ کر لینی ہے، اور انڈا ایڈ کر کے اس کے کباب بنا لیجئے، منی کبابز بنا لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے سوس جو بنائی ہے آپ نے، چٹنی بنائی ہے، اسی سوس کے اندر تھوڑا سا گارلک، اولیو آئل میں نے ڈالڈا کا یوز کیا تھا، اور اس کے اندر تھوڑا سا اس کو سوتے کر کے تھوڑا سا چٹنی کو ساتھ میں میں نے بھون لیا تھا، اس کے بعد جو پاستا بوائل کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا تھا، اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر کے اس کو پاستے کو ٹاس کر لیا تھا۔ پاستا میں نے ڈش میں نکال لیا تھا، اور کباب جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے فرائی کر کے اس کے اوپر میں نے گارنش کر دیے۔ That's great۔ تو آج آپ نے جناب ہما کی کیا ہیلپ کیا ہے کچن میں؟ کٹنگ کی ہے یا کباب فرائی کیے ہیں، اور اس کے بعد ڈرنکس کے اندر تھوڑی سی ہیلپ کی ہے۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ تو ڈش آؤٹ تو ہو چکی ہے، اور اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں بڑی زبردست پریزنٹیشن بھی ہے، کیونکہ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پریزنٹیشن کی سکلز جو ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی اچھی ہیں، کیونکہ گھر میں بڑا اچھا لگتا ہے ہما اگر مہمان آئے ہوں تو پریزنٹیشن آپ نے لیمن ایڈ کر دی ہے، منٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دیا، منٹ لیف، تو اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل، آپ میرے پاس آج ایکچولی ٹینگ کا لیمن پیپر تھا، میں نے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا پودینہ وہ توڑ کے ایڈ کر دیا، اور لیمن 1-2 کاٹ کے وہ ڈال دیا ساتھ میں، چلڈ کر کے اس کو سرو کریں، تھوڑا سا گلاس کو گارنش کر لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہوتی ہیں نبیہ، جس سے آپ اپنے دسترخوان کو جو ہے نا سجا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو احمد کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے جو پریزنٹیشن ہے اس کی سکل ڈیولپ کرنا، یا ہر بار یا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے؟ نہیں، اگر تو آپ کا پیشن ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کام میں مزہ آتا ہے پھر تو مشکل نہیں ہے، پھر آپ ٹائم ٹو ٹائم آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گے، لیکن اگر نہیں، آپ کو دھکے سے گئے والوں کے فورس سے ڈالا ہے پھر یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر پیشن ہے تو آپ شوق سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب شوق سے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے اس کو، بالکل مزہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈگری کا بھی فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل، جو کمپٹیشنز ہوئے تھے ان کے اندر کافی فائدہ ہوا ہے، باقی نارمل کوکنگ کے اندر کافی سکلز ہوئے۔ اچھا ہما، یہ بھی بس ایک شوق ہوتا ہے، ایک آرٹ ہوتا ہے کہ جن خواتین کو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سجنے سورنے کا بھی شوق ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی جو گھر میں ڈنر سیٹ ہوتا ہوگا، پریزنٹیشن ہوتی ہوگی، سیلڈ کٹنگ ہوتی ہوگی، وہ بڑی خوبصورت اور باکمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نبیہ جو چیزیں اویلیبل ہیں اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ہما، آپ نے اتنی اچھی ریسیپی شیئر کی۔